हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के हिस्ट्री की कड़ी में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि पहला चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। मतलब 12th के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो रिलेटेड है हड़प्पा सभ्यता से, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 या उसके थ्योरी भी कह लीजिए वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर बेहतर मार्क्स चाहते हैं तो ज़रूर आप लोगों को इस विधि से पढ़ना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न एक साथ आप लोगों को समझ में आता चला जाए। क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट पढ़ते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं। वो ऑब्जेक्टिव रट लेने से क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो आप बना लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आपसे कभी नहीं बन पाएगा। और जब इस टाइप से पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो 100% क्लियर होगा ही होगा, साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारा इसमें जो पहला चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, समझिए, वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का काल। मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है। तो ये हालांकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के काल के निर्धारण के संबंध में बात करें तो विभिन्न पुरातत्वविद या विभिन्न इतिहासकार या विभिन्न विद्वान जो है उनके मतभेद है। मतभेद मतलब उनका मत जो है अलग अलग है। मतलब कोई हड़प्पा सभ्यता का काल कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं। जो विभिन्न विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर क्या है, मतभेद है। मतलब सभी ने अलग अलग अपने मत के अनुसार दिए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अधिक मान्य है वो है कार्बन 14 विधि। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे सर्वमान्य काल है ये क्या है, कार्बन 14 विधि। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो ये है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो ये दो विद्वान के अनुसार है, एक तो है कार्बन 14 विधि के अनुसार और एक है डॉक्टर व्हीलर द्वारा निर्धारित हड़प्पा सभ्यता का काल। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए जो कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो याद रखिएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और डॉक्टर व्हीलर के अनुसार भी पूछा जाए तो ये दोनों के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो याद रखिएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं, तो वो आपके काम के अनुसार नहीं है। तो मैं जो यहाँ लिख के लाता हूँ वो प्रयास करता हूँ जो जरूरत का चीज हो सिर्फ वही लिख के, बिना मतलब का किताब में भी आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ जो लिख के लाया हूँ मैं, जो आप लोगों के लिए काफी नेसेसरी है, सिर्फ वही चीज आप लोगों को यहाँ मिलेगा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव में तो नहीं लेकिन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है, सर्वमान्य काल का मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे अधिक मानने वाला काल है वो क्या है, काल का मतलब समय। तो याद रखिएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और डॉक्टर व्हीलर के अनुसार भी मतलब कार्बन 14 विधि से मिलता जुलता है। तो कभी आप लोगों को कार्बन 14 विधि न दे करके पूछ लिया जाता है डॉक्टर व्हीलर के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ये जरूर याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो कार्बन 14 विधि क्या है। तो कार्बन 14 विधि या कार्बन 14 मेथड बोल सकते हैं, जो क्या होता है कार्बन 14 विधि। तो ये आप लोगों को लघु उत्तरीय में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। इसमें से कम तो मिनिमम 5 क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा कहाँ से बनता है। और लघु उत्तरीय में मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 12th का क्वेश्चन में उल्टाइएगा तो देखिएगा ये कार्बन 14 विधि कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, पूछा जाएगा अगर आप लोगों से जो कार्बन 14 विधि क्या है, तो याद रखिएगा जो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, तो कार्बन 14 विधि। तिथि निर्धारण मतलब कोई भी वस्तु जैसे मिलता है ना हमको, तो उसका एज निर्धारण कैसे करते हैं, जो ये कितना वर्ष पुराना है, तो वही हो गया उसका तिथि निर्धारण। मान लीजिए कहीं खुदाई किए, वहां से जो कुछ वस्तु प्राप्त हुआ तो उसका हम एज निर्धारित कैसे करेंगे, जो ये वस्तु मतलब कितना साल पुराना है या कितना साल नया है। तो इसको निर्धारण करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि है उसी विधि का नाम क्या है, तो कार्बन 14 विधि। तो याद रखिएगा सिंपल क्या है, तो कार्बन 14 विधि क्या है,
तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, तो कार्बन 14 विधि। और याद रखिएगा जो इस विधि की खोज कौन किए थे, तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा किया गया था। कौन किए थे, तो याद रखिएगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, तो कार्बन 14 विधि। अगर पूछ लिया जाए इस विधि का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा अमेरिका के एक प्रख्यात रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था BF लीबी। तो कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था, तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीबी ने। और पूछा जाए कब किया था, तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। पहली बात तो कार्बन 14 विधि है क्या, तो याद रखिएगा कोई भी वस्तु होता है उसकी तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है। अगर पूछ लिया जाए तो इसका खोज किसने किया था, तो अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था BF लीबी, तो उन्होंने खोज किए थे। और पूछा जाए जो कार्बन 14 विधि का खोज जो है कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में। तो इस प्रकार से यहाँ से ये जो है 3 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सब्जेक्टिव भी जब पूछा जाए लघु उत्तरीय में जो कार्बन 14 विधि क्या है, तो इंट्रोडक्शन के रूप में इसे जरूर लिख दीजिएगा। और ये सब जब लिख दीजिएगा तो कोई चेक करने वाले आपके आंसर को नहीं काट सकते हैं, और जितना मार्क्स का रहेगा उतना देने पर वो मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए उसके बाद है देखिए, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन से कार्बन 14 विधि है क्या। उसके बाद इस विधि में होता क्या है, तो याद रखिएगा इस विधि के अनुसार जो है किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 क्या होता है, तो समान मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 क्या होता है, तो स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। और इस प्रकार जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो देखिए कार्बन 14 विधि के अंतर्गत क्या बोलते हैं, जो कोई भी वस्तु होता है उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 मतलब C12 एवं C14 दोनों क्या रहता है, तो समान रूप में रहता है। जब किसी वस्तु का क्षय हो जाता है अथवा विनाश हो जाता है तो उसमें कार्बन 12 तो फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, जितना पहले था उतना ही रहता है। लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, तो दिन प्रतिदिन मतलब क्षय होने लगता है, मतलब वो दिन पर दिन घटने लगता है। तो C12 मतलब कार्बन 12 तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, लिमिट रहता है, जितना रहता है उतना ही। और कार्बन 14 क्या होता है, तो दिन प्रतिदिन क्या होता है उसमें से घटता चला जाता है। तो घटता चला जाता है इसका मतलब क्या है, तो जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम रहेगा समझिए वो वस्तु उतना प्राचीन है, मतलब उतना पुराना माना जाता है। तो यही इसमें लिखा गया है, जो इस विधि के अनुसार मतलब कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी पदार्थ में जो है जो कार्बन 12 एवं कार्बन 14 क्या रहता है, तो दोनों समान रूप में रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में क्या होता है, तो कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, तो निरंतर क्षय होने लगता है। तो इस प्रकार से जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उसे उतना प्राचीनतम माना जाता है, और जिसमें ज्यादा रहेगा वो उतना नवीनतम समझ सकते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है, जो कार्बन की अर्ध आयु काल क्या है, तो याद रखिएगा 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा आप लोगों को जो कार्बन की अर्ध आयु काल कितनी है, तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो वहां भी आप लोग लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है काफी अट्रैक्टिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, जो पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, जो रेडियो एक्टिविटी क्या है या रेडियोधर्मिता क्या है। तो किसी पदार्थ में कार्बन 14 के क्षय होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को बोलते हैं रेडियोधर्मिता, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब हड़प्पा जो सभ्यता का खोज हुआ था उसका विस्तार कहां से कहां तक था। तो चलिए,
तो देखिए, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक पूछा जाए तो याद रखिएगा 1100 किलोमीटर। और ये पूछ लिया जाए किसके अनुसार है, तो याद रखिएगा रंगनाथ राव के अनुसार। तो इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता जो है पूरब से पश्चिम तक लंबाई जो होता है वो कितना है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछा जाए तो 1100 किलोमीटर। उसके बाद है जो यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल कितना है तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कैसा है, तो क्या याद रखिएगा त्रिभुजाकार, या उसका क्षेत्र कैसा है या क्षेत्रफल कैसा है, या वह किस आकार में विस्तृत है। तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। अगर पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, जो इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना, इस सभ्यता कहने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है समझिए मिस्र के सभ्यता से कितना गुना था, तो 20 गुना अधिक था। और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यता को अगर मिला दे तो भी समझिए उससे लगभग 12 गुना अधिक था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा जो मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता कितना गुना अधिक था, तो 20 गुना। उसके बाद मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को सम्मिलित कर दे तब भी दोनों के क्षेत्रफल से समझिए 12 गुना अधिक है कौन, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद इसकी मतलब चौहद्दी की बात करें तो याद रखिएगा इस प्रकार से हम अगर इसको डिवाइड कर दे, मतलब जनरली जो होता है ये जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है, तो इसमें ऊपर वाला भाग जिसे बोलते हैं हम लोग उत्तर, उसके बाद नीचा वाला जो पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं दक्षिण, और दाहिना साइड जो रहता है उसको बोलते हैं पूरब, और बायां साइड जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम। तो कोई भी मानचित्र दिया रहे या समझिए इस बोर्ड का अगर दिशा हमको ज्ञात करना है तो ऊपर वाला भाग को उत्तर समझा जाता है, नीचे वाला भाग को दक्षिण, दाहिना वाला भाग को पूरब और बायां वाला भाग को पश्चिम। बाकी जमीन पर जो दिशा रहता है वो अलग रहता है, और किसी मैप को जब हम देखते हैं तो उसे इसी मतलब दिशा में देखा जाता है। तो सेम इसी प्रकार ये जो मैंने डायग्राम लिया है इसमें समझ सकते हैं जो ये जो भाग होगा ये कौन सा होगा, उत्तरी भाग होगा, और ये हमारा भाग जो होगा ये दक्षिणी होगा। उसी प्रकार से ये वाला भाग क्या होगा, पूर्वी, और ये वाला भाग पश्चिमी। तो समझ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो फैला कहाँ तक था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर तक फैला था। तो यहाँ से उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर के और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक फैला था। तो ये उत्तर से दक्षिण, और इसी का लंबाई कितना बताया है, तो याद रखिएगा 1100 किलोमीटर। मतलब समझ सकते हैं इस प्रकार के टाइप में इतना 1100 किलोमीटर क्या है, तो लंबाई है। उसके बाद पूरब से पश्चिम तक, तो देखिए पूरब में कहाँ है, मेरठ से लेकर के, और पश्चिम में कहाँ है तो बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट तक। तो ये रहा पूरब से पश्चिम, जिसकी लंबाई करीब कितना है तो 1600 किलोमीटर। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज हड़प्पा सभ्यता के विस्तार तक बता दिया हूँ। आज वाला जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें से काफी मतलब सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैंने 12वीं के इतिहास पढ़ा रहा हूँ इसमें लेक्चर नंबर ये 3 था, इसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो। बाकी आप लोग इस क्लास में जहाँ भी सुधार चाहते हैं, चाहे कोई दिक्कत हो तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से उसे सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इसका क्लास कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद इस चैप्टर का जो है लेक्चर या थ्योरी समझ लीजिए, इसे कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो वीडियो को रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।